हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए, जो रेलवे, एसएससी के हो रहे हैं, नेट वगैरह के होते हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड नेट है उसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम कंप्लीट करेंगे यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से। 1 लाख क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे शिवाजी को। शिवाजी का शासनकाल रहा है 1627 से 1680 तक। तो शिवाजी का काल कब तक रहा है? 1627 से 1680 तक रहा है। मराठा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो राठा। तो राठा से बना है मराठा शब्द। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ था? शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। मराठा शक्ति का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को या 19 फरवरी 1630 को, मतलब दोनों मानी जाती हैं। ओके। शिवाजी के जन्म के बारे में थोड़ा सा पता नहीं है किसी को, इसलिए 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि 6 अप्रैल 627 है, कुछ लोग मानते हैं 19 फरवरी 1630 है। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये शिवनेर दुर्ग, पूना के निकट हुआ था। शिवनेर दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म, पूना के निकट, इसलिए इनका नाम क्या है? शिवाजी है। फिर आते हैं शाहजी भोसले। इनके पिता थे। इनके पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले हैं। इनकी माता का नाम जीजाबाई है। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम है जीजाबाई। शाहजी के भोसले के पूर्वज किस वंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध है राजपूताना के सिसोदिया वंश से। जो शाहजी भोसले हैं, इनके पूर्वज किस वंश से संबंधित हैं? राजपूताना के सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। शिवाजी की माता किस वंश से संबंधित थी? तो देवगिरी के यादव वंश से थी। जो शिवाजी की माता है जीजाबाई, इनका संबंध है देवगिरी के यादव वंश से। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो दादाजी कौंडदेव। जो इनके दादाजी थे कौंडदेव, इनके गुरु रहे हैं। इनके ये राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इनने उनको शिक्षा दी है। शिवाजी के युद्ध और राजनीति गुरु शिक्षक कौन रहे हैं? तो ये इनके दादाजी कौंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक युद्ध शिक्षा के गुरु थे दादाजी कौंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं रामदास। तो महाराष्ट्र में रामदास जी हुए हैं, वो ही इनके आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी का लालन पोषण और संरक्षण किसने किया है? तो इनके दादाजी कौंडदेव और इनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी का लालन पोषण और संरक्षण दिया है दादा कौंडदेव द्वारा और उनकी माता जीजाबाई ने। शिवाजी का सर्वप्रथम विवाह किससे हुआ था? तो पहले इनका विवाह हुआ था साईबाई निम्बालकर के साथ। शिवाजी का पहला विवाह हुआ है साईबाई निम्बालकर से। इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद, मतलब शिवाजी की मृत्यु के बाद जो इनकी पति सती हो गई थी, उनका नाम है पुतलीबाई। तो पुतलीबाई एक अपने गांधी जी से भी रिलेटेड है, लेकिन ये शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी, इनका नाम है पुतलीबाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले किस राज्य से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था? जो शिवाजी के पिता हैं शाहजी भोसले ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के अधीन। अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के अधीन शाहजी भोसले ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था। शिवाजी को सर्वप्रथम किस जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो इनको मिली थी पुणे की जागीर। शिवाजी को प्रारंभिक प्रशासन नियुक्त किया गया था कहाँ का? पुणे की जागीर का। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले अपनी कौन सी पत्नी के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे? तो इनका नाम है तुकाबाई मोहिते के साथ। तो शिवाजी के जो पिता हैं शाहजी भोसले बीजापुर में नौकरी करते थे, अपनी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। शिवाजी किस वर्ष पुणे की जागीर के प्रशासक नियुक्त हुए थे? तो 1643 को शिवाजी पुणे की जागीर के प्रशासक बने थे।
शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये 45 में नियुक्त थे, 2 साल बाद। तो 1647 में इनके दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी, जो इनके राजनीतिक युद्ध गुरु माने जाते हैं, इनके संरक्षक भी थे। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस युद्ध के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया था? तो उनका नाम है बीजापुर। शिवाजी ने अपना सैनिक अभियान चलाया था बीजापुर के विरुद्ध। शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला किस वर्ष जीता था? तो 1643 में जीता था। शिवाजी ने सिंहगढ़ मतलब सिंह की तरह टूट पड़े थे 1643 में, इसलिए इनको 1645 में क्या मिल गई है? पुणे की जागीर दे दी गई, ये प्रशासक बना दिया गया। शिवाजी ने पुरंदर का किला किस वर्ष जीता था? तो 1648 में, जब इनके दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हुई थी उसके 1 साल बाद इनने क्या जीता है? पुरंदर का किला जीता है, सबको अंदर कर दिया पुरंदर के किले में 1648 में। शिवाजी किस मराठा सरदार को पराजित करके जावली के किले पर अधिकार किया था? तो उनका नाम है चंद्रराव मोरे। शिवाजी ने मराठा सरदार को पराजित किया था और जावली का किला पर अधिकार किया था। तो मोर को जाली बंद करके रखते हैं, तो चंद्रराव मोरे को इन्होंने पराजित किया था और जाली के किले बंद किया था, जावली का किला जीत लिया था। शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो रायगढ़। सबकी राय में एक ठीक थी, तो रायगढ़ को बनाया शिवाजी ने अपनी राजधानी। कब बनाया है? 1656 को बनाया। 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी का मुगल सेना से सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो 1657 को हुआ था। शिवाजी का मुगल सेना से संघर्ष हुआ था 1657 को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को किस राज्य के द्वारा कैद में लिया गया था? जब वो दौरा कर रहे थे, बीजापुर के द्वारा कैद में कर लिया गया था। बीजापुर में ही ये मलिक अंबर के अधीन कार्य करते थे, वहीं पर इनको शाहजी भोसले को कैद कर लिया गया था बीजापुर के द्वारा। शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति ने बीजापुर को राज्य ने भेजा था? तो ये हैं अफजल खां। तो शिवाजी के विरुद्ध सेनापति को बीजापुर राज्य ने भेजा था, बीजापुर के द्वारा भेजा गया था अफजल खां को। अफजल खां को भेजा था। अफजल खां ने किसे अपना दूध बनाकर शिवाजी के पास भेजा है? तो अफजल खां खुद भी नहीं गया, इसने भी दूध बनाया। किसको? कृष्ण जी भास्कर को। अफजल खान ने दूध बनाकर शिवाजी के पास किसको भेजा था? कृष्ण जी भास्कर को भेजा था। कृष्ण जी बात करो या जाके, तो अफजल खान ने बोला कृष्ण जी भास्कर से। शिवाजी अपने भगनग भगनग या कटार से किस सेनापति की हत्या कर दी थी? इनका नाम है अफजल खां। तो मतलब बाघ के नख पहनते थे हाथ में, तो इससे किसकी हत्या कर दी? अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी किस मुगल सेनापति या दक्कन के सूबेदार को पराजित किया था? तो इन्हें शाइस्ता खां को पराजित किया था 1663 में। शिवाजी के द्वारा दक्कन के सूबेदार या मुगल सेनापति शाइस्ता खां को 1663 में परास्त किया था। फिर इनको कहाँ? बंगाल भिजा दिया गया था यहाँ से बुलाने के बाद। शिवाजी किस वर्ष सूरत को लूटा था? इन्होंने 1664 को और 1670 को। शिवाजी के द्वारा 1664 और 1670 को सूरत की लूट की है। शिवाजी मुगल गवर्नर को पराजित करके सूरत को लूटा था, तो उनका नाम है इनायत खां। शिवाजी ने मुगल गवर्नर को पराजित करके सूरत को लूटा था इनायत खां को। पुरंदर की संधि किस मुगल सेनापति की मध्य हुई है? तो शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह की मध्य हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि है, तो बंदर को अंदर किया था इनने सबको पकड़ के, उसमें शिवाजी और किसके सेनापति के बीच में हुई थी? तो जय सिंह के बीच में संधि बात हुई थी। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो उनका नाम है राजा जय सिंह। क्योंकि हिंदू पातशाही में बिलीव करते थे, इसलिए जय सिंह आया और उन्होंने बोला कि लड़ाई वड़ाई मत करो यार, हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, अपन संधि कर लेते हैं। पुरंदर की संधि 1665 में हुई है। राजा जय सिंह के हस्ताक्षर करवाए थे शिवाजी को। पुरंदर की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? 22 जून 1665 को। 22 जून 1665 को हुई है पुरंदर की संधि संपन्न। पुरंदर दुर्ग की रक्षा हेतु किस मुगल सेनापति की वीरगति प्राप्त हुई थी? तो उनका नाम है मुरारी बीजा प्रभु को। पुरंदर की दुर्ग की रक्षा करते समय मुरारी बीजा प्रभु को वीरगति प्राप्त हुई थी। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों को देने पड़े थे? तो 23 किले देने पड़े थे। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी को 23 किले
मुगलों को देने पड़े थे। पुरंदर की संधि 1665 को हुई थी। उस समय विदेशी यात्री कौन आया था? तो मनूची आया था। जब पुरंदर की संधि 1665 में हुई तो उस समय विदेशी यात्री उपस्थित थे, मनूची। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? सलहार के युद्ध में। सबकी सलाह ली और इनको परास्त कर दिया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? सिलहार के युद्ध में इनको पराजित किया था। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 में किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए थे? तो बादशाह औरंगजेब के दरबार, आगरा दरबार में। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 में औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को किस स्थान पर कैद किया था? तो जयपुर के महल में, आगरा में है। तो शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया था जयपुर महल में, जो कि आगरा में स्थित है। शिवाजी ने किन राज परिवारों के साथ मैत्री वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो इन्होंने सिरकी, मोरे, निम्बालकर और देशमुखों के साथ वैवाहिक और मैत्रिक संबंध बनाए थे। शिवाजी ने राज परिवार जिनसे मैत्रिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, इनमें आते हैं शिर्के, मोरे, निम्बालकर और देशमुख। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक किस वर्ष कराया? तो मतलब कहाँ कराया है? तो ये रायगढ़ में कराया गया था। इनकी राजधानी थी रायगढ़, वहीं पर इन्होंने औपचारिक अभिषेक करवाया है अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कब कराया था? 16 जून 1674 को। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया है 16 जून 1674 को। शिवाजी का राज्य अभिषेक किस विद्वान पंडित द्वारा कराया गया था? तो काशी के गंगा भट्ट, जिनको पंडित विश्वेश्वर भी कहा जाता है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस विद्वान पंडित के द्वारा कराया था? तो काशी के गंगा भट्ट पंडित विश्वेश्वर के द्वारा कराया था। शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी के द्वारा राज्य अभिषेक जब करवाया गया था तो इनने उपाधि धारण की थी छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक की। शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक में छत्रपति और हिंदू उद्धारक की उपाधि धारण की गई थी। शिवाजी के राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। उस समय कौन विदेशी उपस्थित था? तो इस समय थे जॉर्ज ऑक्सनडेन। शिवाजी के राज्य अभिषेक के समय 1674 में एक विदेशी यात्री उपस्थित था जिसका नाम है जॉर्ज ऑक्सनडेन। शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो जब इनका राज्याभिषेक हुआ उसी के बाद, तो जून 1674 में। शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हुई थी जून 1674 में। शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब कराया है? तो सितंबर 1674 में करवाया है। राज्याभिषेक दूसरी बार कब हुआ है शिवाजी का? सितंबर 1674 में हुआ था। शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किस विद्वान ने किया था? पहला तो गंगाधर भट्ट ने किया था, विश्वेश्वर कहा जाता है। दूसरी बार राज्याभिषेक किया है कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा। इन्होंने बोला था कि पहली बार तो थोड़ा सा तुम्हारा गंगा के जल से हो गया, अब चलो हम तुम्हारा निश्चल कर देते हैं। तो कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा संपन्न कराया गया था शिवाजी का दूसरा अभिषेक। शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान किस युद्ध में हुआ था? किसके विरुद्ध था? तो कर्नाटक के विरुद्ध था। शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक के विरुद्ध। मराठा साम्राज्य की दक्षिणतम राजधानी कौन सी थी? तो इनका नाम है जिंजी। जो मराठा साम्राज्य है इसकी दक्षिणतम राजधानी थी जिंजी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? अप्रैल 1680 को हुई थी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई है? अप्रैल 1680 को हुई है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी है? औरंगजेब ने दी है। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था औरंगजेब के द्वारा। अब आते हैं शिवाजी का प्रशासन, कैसे चलता था उनका पूरा प्रशासन। इनके यहाँ पर अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, यह राज्य प्रशासन से संबंधित है शिवाजी के राज्य प्रशासन में अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान में हम देखते हैं, पहले आते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान मतलब मंत्री परिषद। सबसे पहले आता है पेशवा, यह प्रधानमंत्री था, दैनिक कार्यों का संचालन करता था, प्रशासनिक संगठन करता था। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री, दैनिक कार्य का संचालन करेगा, प्रशासनिक संगठन करता था। नेक्स्ट आते हैं अमात्य या फिर मजूमदार। अमात्य या मजूमदार, ये अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व संबंधी विभाग था इनके पास। अमात्य या मजूमदार, यह अर्थ, वित्त, राजस्व संबंधी विभाग थे इनके पास। फिर आते हैं वाक्यनवीश, यह दैनिक कार्यवाही का विवरण रखता था। वाक्यनवीश क्या है? दैनिक कार्यवाही का विवरण रखेगा। फिर आते हैं सचिव या सुरुनवीश,
इनको राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना होता था। पत्राचार विभाग, चिटनेस, लिपिक वगैरह से संबंधित थे। सचिव कौन है? तो इनको सुरुनवीश कहा जाता है। राजस्व पत्र व्यवहार का कार्य का देखते थे। पत्राचार विभाग इनके पास था। चिटनेस, लिपिक वगैरह का काम होता था। सुमंत और दवीर ये विदेश मंत्री थे। सुमंत और दवीर क्या थे? विदेश मंत्री। सेनापति या सर ए नौबत यह सैन्य संगठन, भर्ती, रसद आदि युद्ध प्रबंधन इनका काम होता था। जो सेनापति हैं, सर ए नौबत हैं, यह सैन्य संगठन के पास था। भर्ती, रसद और युद्ध प्रबंध वगैरह का काम देखते थे। फिर आते हैं पंडित राव, यह धार्मिक कार्यों का संपादन करते थे। शिक्षा, अनुदान, परामर्शदाता, सदर महोत्सव और धर्माधिकारी। पंडित राव क्या थे? धार्मिक कार्यों का संपादन करते थे। शिक्षा, अनुदान, परामर्शदाता, सदर महोत्सव और धर्माधिकारी होते थे। नेक्स्ट आते हैं न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ये थे शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। अब आते हैं शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी इकाई इनकी अंतर्गत आती है। पहली प्रशासनिक इकाई और उनसे संबंधित अधिकार। प्रांत, प्रांत का जो अधिकारी होता था वह सूबेदार या फिर ममतलदार होता था। ममतदार होता था। फिर आता है महल, इसका जो अधिकारी होता था सर हवलदार होता था। सर हवलदार। फिर आता है तरफ, ये एक तरफ, हवलदार। मौजा, कारकुन। गांव या ग्राम का पाटिल या पटेल। तो इनकी जो प्रशासनिक इकाई है, पहले आते हैं प्रांत, इनका होता था सूबेदार या फिर ममतदार। फिर महल, ये इसका होता था सर हवलदार। फिर तरफ, ये हवलदार। मौज का होता था कारकुन और गांव का होता था पाटिल। मराठा प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? पहले आते हैं दीवान, तो ये सच बोलने वाला हमेशा दीवान ही होता है। तो दीवान सचिव था। मजूमदार, मंजूर है इनको सब कुछ लिखना, तो लेखा परीक्षक और लेखाकार। फडनविश, तो फडनविश ये पलट वलट के देखते थे, उप लेखा परीक्षक हैं ये। फिर आता है सरनिश या दफ्तरदार, ये कार्यालय प्रभारी होता था। कारखानिश यह रसीद अधिकारी था। चिटनिस यह पत्राचार और लिपिक होता था। जमादार, तो ये खजांची था, जमा कर दो सारे खजाने में, तो जमादार कौन होता था? खजांची था। देश पांडे ये जलाधिकारी होते थे, जिले के अधिकारी देश पांडे। कुलकर्णी ये लेखापाल होते थे। कुलकर्णी क्या है? कुल के लेखापाल थे। और लेखाकार मजूमदार है। कुलकर्णी क्या है? लेखापाल है। मिराशदार ये जमींदार होते थे राजस्थान की जमीन में। पाटिल ये गांव के मुखिया होते थे। फिर से देखते हैं हम इनको। देखो जो दीवान है वो कौन है? दीवान है सचिव। मजूमदार है लेखा परीक्षक, लेखाकार। फडनविश है उप लेखा परीक्षक। सरनेश या फिर दफ्तरदार ये कार्यालय प्रभारी था। कारखानिश ये रसद अधिकारी था। चिटनेस या पत्राचार लिपिक था। जमादार खजांची था। देश पांडे जलाधिकारी था। कुलकर्णी लेखापाल था। मिराशदार ये जमींदार था। पाटिल यह ग्राम के मुखिया थे। सरजमी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जो सरजमी प्रथा है यह मुगल भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सरजमी जो प्रथा है उसको मराठा भू राजस्व प्रथा से जाना जाता है। संरक्षण के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चौथ कहा जाता था। संरक्षण के लिए जो मराठा राजस्व प्राप्त करते थे उससे चौथ कहा जाता था। मराठाओं द्वारा चौथ कर का कितना भाग वसूल किया जाता था? तो 1/4 मतलब 25% वसूला जाता था मराठाओं द्वारा। चौथ की कर की वसूली की जाती थी 1/4 और 25% तक। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, रह रह के हो रही थी। तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था प्रभावित थी रैयतवाड़ी प्रथा से। शिवाजी ने किसके अधीन भूमि की माप करवाई है? तो इनका नाम है अन्नाजी दत्तो। भूमि की माप कैसे कराई है? तो अन्न दे दो भैया माप करा दे, तो अन्नाजी दत्तो के अधीन करवाई थी। मराठा कालीन भूमाप यंत्र या इकाई किस नाम से जानी जाती थी? उसे कहा जाता था जरीब या काठी। मुगल मराठा काल में जो भूमापक यंत्र इकाई होती थी उसे जरीब या काठी कहा गया है। शिवाजी के समय पर मराठा साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो उसे हूण नामक मुद्रा कहा गया है। शिवाजी के समय क्या चलती थी? हूण चलती थी। चौथ कर किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसे
मुगलाई नाम दिया गया था। चौथ मतलब यदि मुगलों से बचना है तो हमें दे दो चौथ, तो मुगलाई नाम से जाना जाता था चौथकर को। शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा का नाम क्या था? रजत में रुपया, लारी और टका चलता था। शिवाजी के समय में रजत मुद्रा को कहा जाता था रुपया, लारी और टका। शिवाजी के समय शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दरें कितनी थी? 2/5 भाग थी। तो शिवाजी के समय देखो चौथ 1/4 वसूला जाता था और भूमि का राजस्व कितना था? 2/5 भाग वसूला जाता था। शिवाजी जिस किसकी राजस्व प्रणाली से प्रभावित थे? तो यह मलिक अंबर से प्रभावित थे। जो शिवाजी हैं मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली से प्रभावित थे। मराठा प्रशासन में अमात्य मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो जो मराठा साम्राज्य में अमात्य हैं, मजूमदार हैं, इनका प्रमुख कार्य होता था राजस्व से संबंधित कार्य। तो अमात्य और मजूमदार क्या करते थे? राजस्व संबंधी कार्य देखते थे। शिवाजी के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य को क्या कहा गया है? तो इसे राजस्व कहा जाता था, स्वराज, उससे मिलने वाला राजस्व, और प्रत्यक्ष नियंत्रण में है उसे स्वराज कहा जाता था। मराठा इतिहास को किस अन्य नाम से जाना गया है? तो इसे बखर कहा गया है। तो मराठा इतिहास में मराठा को क्या कहा गया है? बखर कहा गया है। शिवाजी की न्याय व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो उनकी प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित थी। शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था है वह प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित थी। प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? हुजूर हाजिर मजलिस। जो मराठा प्रशासन था इसके जो प्रमुख न्यायालय है उसके प्रमुख सर्वोच्च को कहा जाएगा हुजूर हाजिर मजलिस। शिवाजी के अधीन मराठाओं का प्रमुख सेनापति था तानाजी मालुशाले। जो शिवाजी के अधीन से उनका प्रमुख सेनापति था उनका नाम था तानाजी मालुशाले। शिवाजी के अधीन तोपखाने का प्रमुख कौन था? सिद्दी इब्राहिम। इनके समय सिद्ध करके चलाते थे तोप, तो तोपखाने के प्रमुख हैं सिद्दी इब्राहिम। शिवाजी के पर्वतीय क्षेत्र सेना दल को क्या कहा गया है? जो पर्वतीय क्षेत्र की सेना थी, सैन्य दल था, उसको कहा जाता था मवाली। तो मवाली थी तभी तो पहाड़ों पर चढ़ते थे, तो पहाड़ी सैन्य दल को कहा जाता है मवाली। शिवाजी के अधीन पैदल सेना को क्या कहा गया है? पाइक कहा गया है। पैदल पैदल चल रही है तो पाइक, पैदल सैनिक को कहा जाता था पाइक। शिवाजी के प्रशासन में कुल किलों का प्रमुख कौन होता था? जो जितने भी किले हैं उनका प्रमुख होता था हवलदार। तो किलों का प्रमुख है शिवाजी के समय में हवलदार। शिवाजी के अधीन सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो इसे बगीर बरगीर या सिलेदार कहा जाएगा। तो शिवाजी के अधीन जो सैनिक हैं, सवार सैनिक हैं, तो उनको बरगीर कहा जाएगा और सिलेदार कहा जाएगा। बरगीर और बगरगय सवार सैनिक और सिलेदार। शिवाजी ने कौन सी युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था? तो इन्होंने गौरेला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति को प्रारंभ किया था। शिवाजी ने गौरेला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया है। राइज ऑफ मराठास पावर नामक पुस्तक है, किसने लिखी है? तो महादेव गोविंद रनाडे ने लिखी है। ये महाराष्ट्र से ही आते हैं, तो इनकी द्वारा पुस्तक लिखी गई है राइज ऑफ मराठास पावर। तो मराठा जी का पावर किसने दिया है? महादेव जी ने दिया। तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो मराठास पावर जो पुस्तक है वह लिखी है महादेव गोविंद रनाडे ने। किस अंग्रेज विद्वान ने मराठाओं का इतिहास लिखा है? तो उनका नाम है ग्रांड डफ। बेचारे बिल्कुल डफर ही बन गए लिखते लिखते कि भैया ये मराठा तो कितने शक्तिशाली पावरफुल हैं। तो ग्रांड टफ, इन्होंने मराठाओं का इतिहास लिखा है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों प्रपत्रों से प्राप्त होती है? तो मराठाओं में मिलती है, मतलब मुड़ी मुड़ी लिपि है ना, तो मोडी लिपि मराठाओं में मिलती है। शाहजादा मुअज्जम जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी की कौन सी उपाधि देने की सिफारिश की थी? तो राजा की उपाधि देने की बात की थी। जो शाहजादा मुअज्जम हैं, जसवंत सिंह हैं, इन्होंने औरंगजेब से बोला था कि शिवाजी को उपाधि दो। किसकी दो? राजा जी की उपाधि दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने क्या बोला? इनको पहाड़ी चूहा बोल दिया शिवाजी को। किस भारतीय विद्वान ने शिवाजी की चौथ प्रणाली की तुलना लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि से की है? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे ने कहा था कि शिवाजी जैसे चौथ वसूलते हैं वो एक लॉर्ड वेलेजली की एक सहायक संधि के समान है। महादेव गोविंद रनाडे ने कहा है। किसे दक्कन क्षेत्र में गौरेला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है?
शिवाजी, इनने गौरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी दक्कन क्षेत्र में। शिवाजी को माना जाता है इसका प्रणेता। अष्टप्रधान को शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे। केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी इसमें कौन था, तो मोरो त्रिबंधक पिंगले। जो अष्टप्रधान हैं, जो कि शिवाजी की सहायता करते थे प्रशासन में, उसके केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी कौन होता था, मतलब कौन था, तो मोरो त्र्यंबक पिंगले। बखर क्या है, तो बरा जो बखर है वह इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन है। बखर क्या है, एक प्रकार का मराठाओं के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन यदि हम देखें तो यह एक रचना का वर्णात्मक साधन है। शिवाजी के समय पर सरनौबत या सर ए नौबत का पद किसे दिया गया था, तो सैनिक प्रशासन को दिया गया था। सरनौबत या सर ए नौबत दिया गया है, सैन्य प्रशासन से संबंधित है। शिवाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, रायगढ़ में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु रायगढ़ में हुई थी, इनकी राजधानी भी क्या थी, रायगढ़। अब आते हैं शिवाजी से संबंधित विद्वान इतिहासकारों का मत कि शिवाजी के बारे में क्या बोलते हैं। पहले आते हैं इतिहासकार और उनका मत। यदुनाथ सरकार ने कहा है कि शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। तो यदुनाथ सरकार ने कहा है कि भैया पूरा यदु कुल ही नाश हो गया इन हिंदू के बाद। किनके बाद, शिवाजी के बाद भारत में हिंदू राष्ट्र के निर्माता थे अंतिम। फिर आते हैं डॉक्टर मजुमदार, इनने भी माना है शिवाजी एक कुशल सेनापति, सफल विजेता ही नहीं अपितु उच्च कोटि के सफल शासक भी थे। किसने माना है, मंजूर कर लिया कि भैया शिवाजी कुशल सेनापति हैं, सफल विजेता ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के सफल शासक थे। खफी खां, खफा खफा थे क्योंकि धोखा दे दिया, तो धोखे का पिता और सौतन का चतुर बेटा कहा गया है। तो किसने कहा है, खफी खां ने कहा है धोखे का पिता और सौतन का चतुर बेटा कहा गया है। ग्रांड डफ, मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। तो ग्रांड डफ ने कहा है कि भैया इतिहास तुमने लिख दिया, लेकिन जो मराठा थे उनका जो आकस्मिक उदय है वह कैसे हुआ, अग्निकुंड की भांति हुआ, अग्निकांड की भांति हुआ है। स्मिथ, स्मृति में है भैया कि शिवाजी का राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। स्मिथ ने कहा है कि शिवाजी का राज्य कैसा था, डाकुओं का राज्य था। सर बुलजलेग ने हेग ने कहा है जितनी श्रद्धा भक्ति जनसाधारण की शिवाजी को प्राप्त थी उतनी समकालीन अन्य किसी राजा को अपनी प्रजा से नहीं मिली है। तो इसने कहा क्या है, बुलजले हेग के द्वारा कहा गया भैया सब लोग इतने अच्छे से सारे गम भुला के इनको हक कर लेते थे, तो इतनी श्रद्धा इनको और भक्ति जनसाधारण से इनको प्राप्त हुई है, इतने समकालीन किसी राजा को प्राप्त नहीं हुई है। अब आते हैं रालिंसन, इन्होंने कहा है लगभग सभी विद्वान योद्धाओं के समान इन्होंने नेपोलियन एक ज्वलंत उदाहरण है, शिवाजी भी एक महान शासक थे। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत महान योद्धा के समान नेपोलियन के समान कौन थे, शिवाजी थे। किसने कहा है, रॉलिंस ने कहा है वो इनके शिवाजी से अच्छा रोल था। अब आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। सबसे पहले हैं संभाजी, इनका टाइम रहा है 1680 से 1679, 90 तक ये रहे होंगे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनको उत्तराधिकारी बने संभाजी। छत्रपति शिवाजी के कितने पुत्र थे, शिवाजी दो पुत्र थे, एक संभाजी और एक रामजी। संभाजी और रामजी दो पुत्र हैं शिवाजी के। शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था, तो संभाला किसने, संभाजी ने इनका सिंहासन शिवाजी की मृत्यु के बाद। संभाजी की माता का नाम क्या था, साईबाई निम्बालकर। जो संभाजी थे उनकी माता का नाम क्या था, साईबाई निम्बालकर था। संभाजी के गुरु का नाम क्या था, केशव भट्ट और उमाजी पांडे। संभाजी के गुरु का नाम था केशव भट्ट और उमाजी पांडे। संभाजी का जन्म कब हुआ था, 1657 को हुआ था। संभाजी का जन्म हुआ है 1657 को। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था, येशुबाई था। संभाजी की पत्नी का नाम था येशुबाई। संभाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहूजी था, जिसको बंदी बनाया था औरंगजेब ने। संभाजी के पुत्र का नाम था शाहूजी। संभाजी ने अपना राज्य अभिषेक कब कराया था, तो राजधानी रायगढ़ में कराया था। तो कहाँ कराया था, इनकी राजधानी में कराया था 1680 में। संभाजी ने अपना राज्याभिषेक 1680 में कराया, कहाँ पर, इनकी राजधानी रायगढ़ में। संभाजी ने राज्याभिषेक के पश्चात पेशवा किसे नियुक्त किया था, तो नीलोपंत जी को किया था। संभाजी ने राज्याभिषेक के पश्चात अपना पेशवा नियुक्त किया था नीलोपंत जी को। शिवाजी जो संभाजी हैं इन्होंने प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया था, कवि कलश को किया था। संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है कवि कलश को। औरंगजेब का विदेशी विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय किस मराठा सरकार की शरण में गया था, तो ये है संभाजी की शरण में।
औरंगजेब का विरोधी पुत्र अकबर द्वितीय मराठा शासक संभाजी के पास गया था सहायता के लिए। मुगलों ने किस स्थान पर संभाजी को पराजित करके हत्या कर दी है? तो ये है संगमेश्वर के दुर्ग में। मुगलों ने संभाजी को पराजित करके संगमेश्वर के दुर्ग में उनको पराजित करके हत्या कर दी थी। मराठा संभाजी की हत्या कब की गई है मुगलों के द्वारा? तो ये की गई है 1679 में की है ना, 1689 में की है। 1689 में इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर आते हैं राजा राम। 1689 से 1700 तक रहे हैं, 1689 से 1700 तक रहे हैं राजा राम। संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ है? राजा राम बैठे हैं। तो उनके भाई थे संभाजी, तो संभाजी के बाद कौन बैठा है साम्राज्य की गद्दी पर? राजा राम बैठे हैं। राजा राम का संभाजी के साथ क्या संबंध था? तो ये सौतेले भाई थे। राजा राम संभाजी के क्या थे? सौतेले भाई। मराठाओं द्वारा संभाजी की हत्या के उपरांत किसे कैद किया गया था? तो यशुबाई जो उनकी पत्नी थी उनको और उनके पुत्र साहूजी को। संभाजी की हत्या करने के बाद मुगलों ने यशुबाई और उनके पुत्र साहूजी को कैद किया था। मुगलों द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात राजा राम ने किस स्थान पर शरण ली है? तो ये है जिंजी। मुगलों द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात राजा राम ने शरण ली थी जिंजी में। राजा राम ने जिंजी के दुर्ग के पतन को 1698 के पश्चात किस स्थान पर शरण ली थी? तो सतारा में। तो पहले ये जिंजी चले गए थे, फिर जब जिंजी पर 1698 में युद्ध हुआ, पतन हो गया उसका, तो फिर कहाँ चले गए? सतारा चले गए। किस मराठा सरदार ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा राम ने बनाया था। सतारा को किसने राजधानी बनाया है? राजा राम ने बनाया है। किस मराठा सरकार या शासक ने एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया था? तो राजा राम ने किया था। तो एक नया पद बनाया था प्रतिनिधि का राजा राम के द्वारा। किस मराठा शासक के समय मंत्रिपरिषद में 9 सदस्य हो गए थे? तो राजा राम के समय हो गए थे। मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान थी, लेकिन एक नया सदस्य प्रतिनिधि जोड़ा था राजा राम ने। मराठा सरकार राजा राम की मृत्यु कब हुई है? 1700 में हुई है। बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी पत्नी ताराबाई आती है 1700 से 1707 तक, 7 साल रही हैं। 1707 से नहीं, चली गई थी 1700 से 1707 तक। राजा राम के पश्चात मराठाओं का नेतृत्व किसने संभाला है? तो राजा राम की विधवा ताराबाई ने। तो जो राजा राम है इनकी मृत्यु के बाद इनका पद संभाला है इनकी पत्नी ताराबाई ने। ताराबाई ने किसी मराठा शासक घोषित करके संरक्षिका के रूप में भूमिका निभाई थी? तो अपने 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को इन्होंने शासक बनाया, खुद स्वयं शासिका बनी थी, संरक्षिका बनी थी ताराबाई। क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में चला गया था? ताराबाई के हाथों में चला गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में चला गया था। मराठा देवियों में जिन्होंने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया है तो वो कौन है? ताराबाई है। तो मतलब मराठा देवियों में देखा जाए तो 1700 बाद के में मुगल साम्राज्य का जिन्होंने संघर्ष का नेतृत्व किया है वो है ताराबाई। कौन सा मराठा शासक है जो कि राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो शिवाजी द्वितीय। ये छोटे से थे जब राजा बने थे, तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठे राजा होते हुए भी। किस मुगल सरकार शासक बहादुर शाह प्रथम ने किसी मराठा को कैद से मुक्त कर दिया था? तो ये है शाहू जी को। तो औरंगजेब ने शाहू जी को कैद किया था और यशुबाई को जैसे ही बहादुर शाह प्रथम शासक बने तो इन्होंने शाहू जी को कैद से छोड़ दिया। खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ है। जैसे साहू जी छोटे तो ये पहुंचे सतारा और युद्ध हो गया ताराबाई से। कौन सा है? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ था, साहू जी और ताराबाई के बीच में। खेड़ा के युद्ध के उपरांत सतारा पर किसका अधिकार हो गया था? साहू जी जीत गए थे और सतारा पर अधिकार हो गया है साहू जी का। खेड़ा के युद्ध के उपरांत दक्षिण में कोल्हापुर पर किसका अधिकार था? तो ताराबाई कोल्हापुर चली गई थी शिवाजी द्वितीय को लेकर। तो सतारा पर अधिकार हो गया है साहू जी का और सतारा चली गई हैं ताराबाई। फिर आते हैं साहू जी। 1708 से 1749 तक रहे हैं साहू जी। 1708 से 1707 में साहू जी ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसे पराजित करके स्वयं को मराठा शासक घोषित किया था? तो ताराबाई को। 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने उत्तराधिकार के युद्ध में ताराबाई को हराया और स्वयं शासक बने। साहू जी किसके पुत्र थे? तो साहू जी संभाजी के पुत्र थे। साहू जी कौन है? संभाजी के पुत्र हैं। साहू जी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? सतारा में कराया था। सतारा को जीता था इन्हें, तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक सतारा में कराया है।
शासक बनने से पूर्व कौन सा मराठा शासक मुगलों की कैद में था? तो साहू जी थे, जो कि मुगलों की कैद में थे। मराठा शासक साहू जी ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो बालाजी विश्वनाथ को। ये ताराबाई के समय भी पेशवा थे और इन्होंने साहू जी की सहायता की थी, इसलिए इनको पेशवा बनाया गया है बालाजी विश्वनाथ को। किस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य के उत्तरी भाग सतारा पर साहू जी का और दक्षिणी भाग कोल्हापुर पर संभाजी द्वितीय का अधिकृत विभाजन हो गया था? बारना की संधि में, जो कि 1731 में हुई थी। 1731 में हुई बारना की संधि, जिसमें बता दिया गया था मराठा साम्राज्य की दो राजधानियां होंगी, उत्तरी भाग सतारा पर साहू जी का अधिकार होगा और दक्षिण में कोल्हापुर पर संभाजी द्वितीय का अधिकार होगा। मराठाओं के अंतर्गत पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष किसके शासनकाल में आ गया था? साहू जी के। तो मराठाओं के अंतर्गत पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? साहू जी के समय। किसके समय में मराठा राजा नाचीज को हो गए थे और पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे? तो ये बालाजी बाजीराव के समय। तो मराठा राजा नाचीज बन गए हैं और पेशवा शक्तिशाली हो गए हैं, तो बालाजी बाजीराव के समय। किस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संघ के वास्तविक प्रधान बन गए थे? तो यह संगोला की संधि 1750 में हुई है। तो इस समय में संगोला की संधि है, इसमें जो पेशवा है वह मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान बन गए थे और शासक का पद ही हटा दिया था। तो संगोला की संधि में 1750 में। संगोला की संधि 1750 में हुई थी, किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में। पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य में हुई थी 1750 की संगोला की संधि। अब आती है पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष। तो जो मराठा शक्ति है वह किस प्रकार से पेशवा के बीच में रही है, तो वो देखते हैं हम पेशवा के अधीन। पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ। यह 1713 से 1720 तक रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कब हुआ था? तो यह 1660 में हुआ था लगभग। बालाजी विश्वनाथ का जन्म हुआ है 1660 में। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में हुआ था। जो बालाजी विश्वनाथ हैं, इनका जन्म हुआ है कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में। बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज किसके अधीन अपने गांव के देशमुख प्रधान थे? तो जंजीरा के सादियों के अधीन। जो बालाजी विश्वनाथ हैं, इनके पूर्वज अपने गांव के देशमुख के प्रधान थे। किसके अधीन थे? तो जो जंजीरा के सादियों के अधीन इनके पूर्वज आते हैं। बालाजी विश्वनाथ किसके अधीन मराठा सेवा में थे? तो मराठा सेनापति धानाजी जाधव। तो बालाजी विश्वनाथ मराठा सेवा दिया करते थे मराठा सेनापति धानाजी जाधव के अधीन। बालाजी विश्वनाथ किस स्थान पर कुछ समय तक सभासद भी रहे हैं? तो ये पुणे में। तो कुछ समय तक सभासद रहे हैं पुणे के बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने से पूर्व कहाँ के सूबेदार रह चुके थे? तो पुणे के सूबेदार थे और दौलताबाद के। पुणे के रहे थे 1699 से 1702 तक और दौलताबाद के रहे थे 1704 से 1707 तक। बालाजी विश्वनाथ सूबेदार रहे थे पेशवा बनने के पहले दो जगह के। पहले आते हैं पुणे के में 1699 से 1702 तक और दौलताबाद में 1704 से 1707 तक। 1708 में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेना करते या सैन्य संगठन करता। तो साहू जी के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को 1708 में सेना करते की उपाधि दी गई थी, पद दिया गया था, जो कि सैन्य संगठन करता होता था। नेक्स्ट आता है बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा कब बनाया गया है? तो 1713 में बनाया गया है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा बनाया गया था 1713 में। बालाजी विश्वनाथ किस मराठा सरकार के अधीन पेशवा बने थे? तो साहू जी के अधीन पेशवा बने थे। बालाजी विश्वनाथ पीरियड पेशवा बने थे मराठा साम्राज्य में साहू जी के समय। मराठा पेशवा के समय से पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। तो बालाजी विश्वनाथ के साथ ही जो पेशवा का पद है वो कैसा हो गया था? वंशानुगत हो गया था। पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने की थी। तो पेशवा जो पद है वह किसने बनाया है? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा बनाया गया है। मराठा पेशवा
बाजीराव विश्वनाथ के साथ 1719 में सैयद हुसैन अली ने किसकी ओर से संधि की थी? तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर के बीच से संधि की थी। तो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने और सैयद हुसैन अली के बीच में संधि हुई है 1719 में। और ये जो हुसैन अली है ये सैयद बंदों में आते हैं और ये मुगल बादशाह फर्रुखशियर के प्रतिनिधि थे। मुगल और मराठाओं के बीच में 1719 को कौन सी संधि हुई थी? तो दिल्ली की संधि हुई थी 1719 में। मराठा और मुगलों के बीच में 1719 में दिल्ली की संधि हुई। मराठा और मुगलों के मध्य दिल्ली की संधि को किसने मराठा का मैग्ना कार्टा कहा है? तो ये है रिचर्ड टेम्पल। इन्होंने कहा टेम्पल बनवाओ, मराठाओं के लिए मैग्ना कार्टा मिल गया। मराठा और मुगलों के बीच की जो दिल्ली संधि हुई थी 1719 को, इसको कहा है मराठाओं का मैग्ना कार्टा। किसने? रिचर्ड टेम्पल ने। किस संधि के तहत मराठाओं को दक्कन के मुगल प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से चौथ और सरदेशमुखी पर कर प्राप्त करने का अधिकार मिला था? दिल्ली की संधि से। तो मराठाओं को दक्कन में मुगल प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार मिला था दिल्ली की संधि से। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी? 1720 में हुई है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई है 1720 में। फिर आते हैं इनके पुत्र, बालाजी के पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत मराठा पेशवा के पद पर नियुक्त हुए थे बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद कौन बने हैं शासक? बाजीराव प्रथम बना है। बाजीराव प्रथम किसका पुत्र था? तो बालाजी विश्वनाथ का। बाजीराव प्रथम पुत्र था किनका? बालाजी विश्वनाथ का। बाजीराव प्रथम कितने वर्षों की आयु में मराठा पेशवा नियुक्त किए गए थे? तो 19 वर्ष की आयु में किए गए थे। बाजीराव प्रथम कितने वर्षों की आयु में मराठा पेशवा नियुक्त किए गए थे? 19 वर्ष की आयु में। किस मराठा पेशवा ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए एक पूरे राज्य की स्थापना करें? किसने कहा था ये? तो अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए एक कटक से अटक तक, है ना, राज स्थापित करें, अमर क्रांति प्राप्त करें। हिंदुओं के लिए क्या करें? अमर क्रांति प्राप्त करें। आओ हम इस खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। प्रत्युत्तर में सभासदों ने कहा था कि आप योग पिता के योग पुत्र हैं, निश्चित ही ऐसा कर पाएंगे। तो यह बालाजी के पुत्र बाजीराव प्रथम ने कहा था। किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने कहा था। शिवाजी के पश्चात गौरेला युद्ध पद्धति का संचालन किया है बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी ने गौरेला युद्ध पद्धति अपनाई, उसके बाद बाजीराव प्रथम ने अपनाई है। हिंदू पदपातशाही का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है बाजीराव प्रथम को। हिंदू पदपातशाही शिवाजी ने अपनाई थी और बाजीराव प्रथम के द्वारा भी अपनाई गई है। किस मराठा पेशवा ने पालखेड़े की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया है? तो इनका नाम है बाजीराव प्रथम। मराठा पेशवा हैं जिन्होंने पालखेड़ा की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को हराया था बाजीराव प्रथम के समय। किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया था? तो ये है बाजीराव प्रथम। तो मराठा हैं जिन्होंने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया है बाजीराव प्रथम ने। नादिर शाह के समय भारत पर आक्रमण के समय मराठाओं का नेतृत्व किनके हाथ में था? तो बाजीराव प्रथम के। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय मराठा पेशवा थे बाजीराव प्रथम। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के किस निजाम को पराजित किया था? तो निजाम उल मुल्क आशफ जाह को। जहाँ जहाँ जाता था अफसोस ही करता था। तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हराया है हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह को। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई है? तो इनकी हुई है मुंगजी सिवगांव की संधि 1728 में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई है संधि मुंगजी शिवगांव की संधि 1728 में। मान गए 28। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य भोपाल के निकट कौन सी संधि हुई थी? तो दुरई सराय की संधि हुई थी 1738 में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य भोपाल के निकट संधि हुई है दुरई सराय की संधि 1738 में। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1731 में दभाई के निकट किस मराठा सेनापति और सरदार को पराजित किया है? तो त्र्यंबक राव को। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1731 में दभाई के निकट मराठा सेनापति और सरदार को परास्त किया है।
तो त्र्यंबक राव के यहाँ। प्रसिद्ध मुगल नृत्यांगना मस्तानी को पेशवा बाजीराव की भेंट किस स्थान पर हुई थी? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र में छत्रपति नहीं, छत्रसाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में है। आयोजन में तो नहीं मिली थी, इनने बोल दिया मिली थी तो मिली थी। देखो ये देखो, पहले मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1721 में दभाई के निकट में किस मराठा सेनापति सरदार को पराजित किया? तो त्र्यंबक राव को किया था 1721 में। ओके। और जो मुगल नृत्यांगना है मस्तानी, इनका पेशवा से भेंट हुई थी बुंदेलखंड क्षेत्र में छत्रसाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। किस मराठा सरदार के नेतृत्व में सालसेट और बेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों से विजित किए थे? तो चिमना जी के नेतृत्व में। तो पेशा बाजीराव के समय इनको जीता गया था सालसेट और बेसिन को पुर्तगालियों से। किसके नेतृत्व में जीता गया था? चिमना जी के नेतृत्व में इनको जीता गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने किन प्रमुख मराठा सरदारों के प्रभाव के वाले क्षेत्र विजित कर लिए थे? तो जो पेशवा बाजीराव है, इनके द्वारा मराठा सरदारों के गायकवाड़ में बड़ौदा विभाजित किए थे ना, विजित नहीं किए थे। पूरा मराठा साम्राज्य था, एक जगह से संभलेगा नहीं, तो इन्होंने इनको बांट दिया था। गायकवाड़ बांटा था बड़ौदा को गुजरात में, सिंधिया थे गुजरात के बाद उज्जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश में, भोसले थे नागपुर में और होलकर थे इंदौर में। तो गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात, सिंधिया उज्जैन ग्वालियर, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर में। पेशा बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1740 में हुई थी। पेशा बाजीराव की मृत्यु हुई थी 1740 में। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे हैं। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत पेशवा के पद पर आसीन हुए हैं बालाजी बाजीराव। किस मराठा छत्रपति ने बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो साहू जी ने किया था। तो साहू जी के द्वारा बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया गया। बालाजी बाजीराव का जन्म कब हुआ था? 1721 में हुआ था। 1721 में बालाजी बाजीराव का जन्म हुआ था। बालाजी बाजीराव किस उपनाम से जाने जाते थे? उनको नाना साहेब कहा जाता था। बालाजी बाजीराव को क्या कहा गया है? नाना साहब कहा गया था। मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु से पूर्व उन्हें अपना उत्तराधिकारी किनको नियुक्त किया था? तो ताराबाई के जो पौत्र हैं राजा राम द्वितीय को किया था। तो मराठा छत्रपति साहू जी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तत्कालीन मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई है 1749 को साहू जी की मृत्यु हो गई थी। किस मराठा सरदार ने नव नियुक्त पेशवा बालाजी बाजीराव का विरोध किया था? तो ये है रघुनाथ राव राघू। वाह। तो जो बालाजी बाजीराव है, इनका नवनियुक्त पेशवा का विरोध किया है किनके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा, जिनको राघोबा कहा गया है। बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई का नाम क्या था? सदाशिव राव था। तो बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई का नाम था सदाशिव राव भाऊ। रघुनाथ भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय और पेशवा के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो संगोला की संधि हुई थी। रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय और पेशवा की मध्य संधि हुई थी संगोला की संधि। संगोला की संधि हुई है 1750 में। संगोला की संधि कब हुई? 1750 में हुई है। संगोला की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो इसमें पेशवा मराठा संघ के प्रमुख सेना के या नेता नियुक्त कर दिए गए थे। सेना के प्रमुख और नेता प्रमुख नियुक्त कर दिए गए थे। तो संगोला की संधि का प्रमुख प्रावधान था कि पेशवा मराठा संगठन के प्रमुख नेता स्वीकृत किए गए थे। इस संधि के पश्चात मराठा छत्रपति शासक केवल महलों के महापौर बनकर रह गए थे। तो संगोला की संधि के उपरांत, संगोला की संधि हुई थी तो जो छत्रपति हैं शासक है वह केवल महलों के महापौर बन के रह गए थे और असली शासक बन गए थे पेशवा। मुगल साम्राज्य ने एक फरमान द्वारा पेशवा से किस क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया था? तो मालवा क्षेत्र का। मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा पेशवा से किस क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया था? मालवा क्षेत्र का। मराठा ने किससे पराजित करके झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार किए थे? तो ओरछा के बुंदेला सरकार को। तो मराठाओं ने बुंदेला सरकारों पर आक्रमण करके झांसी बुंदेलखंड का क्षेत्र जीता था। किस मराठा सरदार ने कर्नाटक अभियान के दौरान चंदा साहेब को कैद करके सतारा भेज दिया था? तो ये रघुजी भोसले, इनके द्वारा मध्यस्थता की गई थी संगोला की संधि में। फिर ये कहाँ चले गए? दक्कन में कर्नाटक चले गए और चंदा साहेब को कैद करके सतारा ले आए।
मराठा सरदार राघोजी भोसले और मराठा सेनापति भास्कर पंत ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विरुद्ध अभियान में किसे पराजित किया था? तो ये है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को वर्दी पहन के घूम रहा था बंगाल बिहार से। तो बस कौन कौन गए हैं? रघुजी भोसले और मराठा सेनापति भास्कर पंत गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अभियान जीता। और यहाँ पे किसको हराया? अलीवर्दी खां को हराया। झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? मराठाओं के बीच में हुई थी। जो झलकी की संधि है वह किसके मध्य हुई है? मराठाओं के बीच में हुई है। झलकी की संधि के अनुसार किस क्षेत्र का आधा भाग मराठाओं को प्राप्त हो गया था? तो बरार का। बार बार झलक दिख रही है तो मराठाओं की बार बार झलक दिख रही थी। बरार की संधि, ये बरार का अधिकार मिला था मराठाओं को झलकी की संधि में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 में हुआ है। तो पानीपत की तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसके दुर्र दुर्रानी कहा जाता है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत के तीसरे युद्ध में किन भारतीय सरदारों को या सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली का सहयोग किया था? तो रोहिला सरदार निज़ामुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा। तो जब अहमद शाह अब्दाली आया तो यहाँ से रोहिला सरदार नजीमुद्दौला और दौड़ दौड़ के गए और अवध के शुजाउद्दौला दोनों दौड़ दौड़ के गए और बोला कि हम आपके साथ हैं। शाह आलम के मतलब शाह अब्दाली के साथ थे, अहमद शाह अब्दाली के साथ थे, अहमद शाह के साथ थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का औपचारिक सेनापति कौन था? तो औपचारिक थे भैया विश्वास राव। जो औपचारिक हैं कागजों में जिनका नाम मिलता है उनका नाम क्या है? सदाशिव राव, नहीं विश्वास राव। कौन है? विश्वास राव है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के वास्तविक सेना नायक कौन थे? तो वास्तविक थे सदाशिव राव। देखो औपचारिक कागजों में थे विश्वास राव लेकिन वास्तव में कौन थे? सदाशिव राव भाऊ, जो कि इनके कौन थे? भाई थे ना, पेशवा के चचेरे भाई थे। सेना मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पैदल सेना और तोपखानों का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खां वर्दी के द्वारा किया गया, गारदी के द्वारा कर दिया गया था। तो गद्दी पर बैठ के इन्होंने पैदल सेना और तोप सेना को देखा था गारदी के द्वारा। इब्राहिम खां गारदी के द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पैदल और तोपखाने का नेतृत्व किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान किन मराठा सरदारों ने युद्ध के बीच से ही मैदान छोड़ दिया था? तो जैसे युद्ध क्षेत्र में इनने बहुत सारी सेना देखी, उन्होंने बोला कि भैया मराठा तो हारने वाले हैं, तो इसलिए महाजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर ये दोनों ही युद्ध छोड़कर चले गए थे। कौन कौन? महाजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर। क्यों? उनको पता था ना कि भैया गलत तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, चले गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किस मुगल वजीर का समर्थन प्राप्त था? तो उनका नाम है इमादुल मुल्क को। पूरा मुल्क प्राप्त था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को मुगल वजीर का समर्थन प्राप्त हुआ है, इमाद उल मुल्क का। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठाओं को पराजित किया था? तो अफगानों ने मराठाओं को हराया था। इसमें कौन है? अहमद शाह अब्दाली थे प्रमुख। अफगानों ने किसको हराया है? मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में। अब आते हैं कुछ इतिहासकार के बारे में। जैसे इतिहासकार JN सरकार ने किस युद्ध के संदर्भ में लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो और कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया था। ये कहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में। किसने कहा है? JN सरकार के द्वारा कहा गया था कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपने सगे संबंधी ना खोई हो। पानीपत के तीसरे युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो पानीपत के युद्ध में ये कहा गया था। काशी पंडित थे शायद वो, काशीराज के द्वारा ये कहा गया था। किसी इतिहासकार ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में लिखा है कि इस युद्ध ने यह निश्चित कर दिया था कि भारत का कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे। यह कहा है RV सरदेसाई के द्वारा। तो इन्होंने कह दिया था कि अब ये तो निश्चित नहीं किया जाता कि भारत में कौन शासन करेगा, लेकिन ये निश्चित था कि अब मराठा तो शासन नहीं करेंगे। RV सरदेसाई के द्वारा ये कहा गया है। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसे पराजय का सामना करना पड़ा था? तो मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था और बहुत बड़ी पराजय हुई थी। कि इस इतिहासकार ने यह दावा किया है कि यह पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो ये है काशीराज पंडित। ये दावा किया है कि ये प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराज पंडित। कौन सा रोहिला सरदार
अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था तो उनका नाम है नजीब खां। तो भैया ताबीज पहन के आया था तो नजीब खां अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। यह रोहेल सरदार था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक कौन थे? उनका नाम है इब्राहिम खां गारदी। ये तोपखाने के और सेनाओं के प्रमुख थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की ओर से लड़े थे इब्राहिम खां गारदी और ये मुसलमान सेना नायक थे। इब्राहिम अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए हैं? तो 7 बार आक्रमण किए थे। 7 दिन आया था तो अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार आक्रमण किए हैं? 7 बार। अब आते हैं माधवराव प्रथम। पानीपत का युद्ध गया। अब आते हैं कौन? माधवराव प्रथम। ये 1761 से 1772 तक रहते हैं। 61 से 72 तक। बालाजी बाजीराव ने पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो बालाजी बाजीराव है, इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे इन्हें पानीपत का तीसरा युद्ध देखा था, सदमे में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद कौन पेशवा बने हैं? माधवराव प्रथम बने हैं। अल्पवयस्क पेशवा माधवराव का संरक्षण किसे ने किया गया था? तो इनके चाचा रघुनाथ राव को किया गया था। तो ये अल्पवयस्क से माधवराव, तो इसलिए इनका संरक्षक बनाया गया था इनके चाचा रघुनाथ राव को। 1763 को राक्षस भुवन की संधि किनके मध्य हुई थी? तो माधवराव और निजाम के बीच में हुई थी। तो निजाम ने जैसे निजाम राक्षस के जैसे इनके भवन पर आया, माधवराव प्रथम के भवन पर आया, तो इनने क्या कर ली? राक्षस भुवन की संधि कर ली। 1763 में ये हुई है। किनके बीच में? निजाम और माधवराव प्रथम के बीच में। किस मराठा पेशवा ने मैसूर के शासक हैदर अली को पराजित करके नजराना देने के लिए बाध्य किया था? तो माधवराव प्रथम है। तो इनने निजाम से संधि कर ली और वहां पर हैदर अली को पीट दिया और नजराना देने के लिए बाध्य कर दिया माधवराव प्रथम ने। किस मराठा सरदार ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन किया था? तो महाजी सिंधिया ने। तो जो निर्वासित थे शाह आलम द्वितीय, ये 12 वर्षों तक दिल्ली में नहीं आ पाए थे, तो इनको फिर से दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया है किसने? महाजी सिंधिया ने। मराठा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई थी? 1772 में हो गई थी। मराठा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई है 1772 में। माधवराव प्रथम पेशवा में सबसे अंतिम महान पेशवा कौन था? तो यह इतिहासकार ने कहा है, सरदेसाई ने कहा है कि माधवराव है ये अंतिम महान पेशवा माने जाते हैं। सरदेसाई के द्वारा ये कहा गया था। किस इतिहासकार ने कहा है कि माधवराव प्रथम की असामाजिक मृत्यु मराठाओं के लिए पानीपत की पराजय से अधिक हानिकारक थी? तो यह ग्रांड डफ के द्वारा कहा गया है कि माधवराव प्रथम की जो असामाजिक मृत्यु थी वह पानीपत की पराजय से ज्यादा बड़ी हानि थी मराठाओं के लिए। ग्रांड डफ ने कहा है। फिर आते हैं नारायण राव। ये कुछ ही समय रहे हैं, 1772 में आए थे, 1773 में चले गए। नारायण राव करके चले गए। माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर आसीन हुए थे नारायण राव। नारायण राव की मृत्यु कैसे हुई थी? ये किसने कराई थी? तो रघुनाथ राव या जो राघोबा हैं, जो उनके चाचा थे किनके? माधव राव के, है ना, संरक्षक बने थे रघुनाथ राव। इनके द्वारा ही नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। नारायण राव की हत्या किसने की है? रघुनाथ राव ने की है। फिर आते हैं शासक कौन बने पेशवा? रघुनाथ राव 1773 से 1774 में। नारायण राव के पश्चात कौन पेशवा बने हैं? तो चाचा रघुनाथ राव राघोबा के पश्चात पेशवा पद पर आसीन हुए थे। नारायण राव के पश्चात उनके चाचा बने थे। फिर आते हैं रघुनाथ राव राघोबा के पश्चात पेशवा पद की दावेदारी के लिए मराठा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। तो जैसे ही रघुनाथ राव बैठे राजगद्दी पर, तो विद्रोह हो गया। तो सखाराम बाबू और नाना फडणवीस ने विद्रोह किया था। ये इनके सखा थे और इन्हें विष घोलना स्टार्ट कर दिया फौरन से। तो रघुनाथ राव के पेशा बनने के पश्चात सखाराम बाबू और नाना फडणवीस के बीच में क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। किस मराठा सरदार ने मराठाओं का एक पृथक दल 12 भाई परिषद का गठन किया था? तो नाना फडणवीस ने किया था। तो मराठा सरदार जिन्होंने मराठाओं का एक पृथक दल बनाया है 12 भाई परिषद, किसने बनाई? नाना फडणवीस ने बनाई। मतलब खुद अकेले विष नहीं घोल पा रहे थे, इसलिए 12 भाइयों को इकट्ठा किया। तो 12 भाई परिषद बनाई है नाना फडणवीस के द्वारा। अब आते हैं माधवराव नारायण राव। ये माधवराव द्वितीय के नाम से बैठे थे 1774 से 1796 तक।
माधवराव नारायण द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1774 से 1796 तक शासन किया है। रघुनाथ राव के पश्चात पेशवा के पद पर आसीन हुए थे माधवराव नारायण। रघुनाथ राव गए, अब आते हैं माधवराव नारायण। माधवराव नारायण किस संस्था की सहायता से पेशा बने थे? तो 12 भाई जो नाना फडणवीस हैं इनने बनाई थी। इनने किनको पेशा बना दिया है? माधवराव नारायण को बनाया है। माधवराव नारायण किसके पुत्र थे? तो ये है पेशवा नारायण राव के पुत्र थे। सहायता किसने की है? 12 भाई ने की है। नारायण राव के पुत्र हैं माधवराव नारायण। माधवराव नारायण के समय मराठाओं का वास्तविक प्रशासन किन संस्था में निहित हो गया था? 12 भाई संभालती थी। पूरा प्रशासन कौन देखती थी? 12 भाई देखती थी। माधवराव नारायण के समय पूरा प्रशासन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के शासनकाल में हुआ था? तो माधवराव नारायण के बीच में, मतलब 12 भाई ने बोला कि तुम बीच में बैठो, हम तो चले युद्ध करेंगे। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है माधवराव नारायण के बीच में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? 1774 से 1782 में हुआ है। 1775 से 74-75 में हुआ, 1782 तक चला है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। इन्हें वारंट जारी किया था 12 भाइयों के लिए। तो बस ये 2 हो गया, 1775 से 1782 में। और वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1774 से 1785 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। कौन सी संधि हुई है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि 1782 में। किस संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य शांति बनी रही है? तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। किस संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधि या शांति बनी रही है? तो यह है सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। किस पेशवा के समय मराठा शक्ति 2 गुटों में विभाजित हो गई थी? तो नारायण राव के समय, माधवराव नारायण के समय। तो पेशवा के समय शक्ति 2 गुटों में विभाजित हो गई थी मराठाओं की, तो माधवराव नारायण के समय। माधवराव नारायण के समय किन 2 मराठा सरदार अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे? तो नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया। तो माधवराव नारायण के समय 2 मराठा शक्ति प्रभावशाली हो गई थी। पहले आते हैं नाना फडणवीस, दूसरे आते हैं महाजी सिंधिया। किस मराठा पेशवा ने आत्महत्या की थी? तो इतने परेशान हो गए थे 2 सरदारों को देखते लड़ते लड़ते, तो इन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। माधवराव नारायण के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या कब की थी? तो ये 1796 में की गई है इनके द्वारा आत्महत्या। फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय। 1796 से 1818 तक रहे हैं। माधवराव नारायण की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद पर आसीन हुए हैं बाजीराव द्वितीय। कौन बने हैं? बाजीराव द्वितीय बने हैं पेशवा माधवराव नारायण के बाद। पेशवा बाजीराव द्वितीय किनका पुत्र था? तो ये रघुनाथ राव राघोबा के पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय पुत्र रहे हैं रघुनाथ राव राघोबा के। किस पेशवा मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो ये है बाजीराव द्वितीय ने। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की है? तो बाजीराव द्वितीय ने की है। बेसिन की संधि हुई कब है? 1802 में हुई है। बेसिन की संधि कब हुई है? 1802 में हुई थी। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायता संधि को स्वीकार किया था? तो ये है बाजीराव द्वितीय। मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? बाजीराव द्वितीय ने 1802 में। किस मराठा सरदारों ने अंग्रेजों की सहायक संधि पर बलपूर्वक कड़ा विरोध किया था? तो सिंधिया और भोसले के द्वारा। जो मराठा सरदार है इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की। किसने विरोध किया है? सिंधिया और भोसले ने। मराठा सरदार नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई है? तो 1800 में हुई है। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी 1800 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1803 से 1805 में युद्ध हुआ है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 1805 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है? पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। उस समय वहां के शासक थे बाजीराव द्वितीय और गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली बंगाल का। मराठा सरदार ने 1803 में अंग्रेजों के देवगांव की संधि की थी? तो ये है भोसले।
देवगांव की संधि कब की गई है? 1803 में की गई है भोंसले के द्वारा। किस मराठा सरदार ने 1803 में अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि की और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को कंपनी को दे दिया? तो इनका नाम है महाजी सिंधिया। ये दोनों ने विद्रोह किया था सहायक संधि जब मराठा ने अपनाई थी, तो इसलिए इनसे हुआ है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, पहले में हुई है देवगांव की संधि भोसले के साथ, दूसरे में हुई है सुरजी अर्जनगांव की संधि जिसमें गंगा यमुना का दोआब कंपनी को दे दिया गया है महाजी सिंधिया ने। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले के संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पराजित किया था। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले के मध्य संयुक्त सेना ने किसको पराजित किया था? लॉर्ड वेलेस्ली को पराजित किया था। किस मराठा सरदार ने 1805 में अंग्रेजों के साथ राजापुर घाट की संधि की है? तो ये होलकर ने की है। तो राजापुर घाट की संधि की है 1805 में, किसने? होलकरों ने अंग्रेजों के साथ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय ही हुआ है। दो हो गए इनके समय, द्वितीय और तृतीय। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरे के समय था वेलेस्ली, तीसरे में हेस्टिंग। अंतिम मराठा पेशवा का नाम है बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा है बाजीराव द्वितीय। किस गवर्नर जनरल ने मराठा साम्राज्य को अधिग्रहण करके बाजीराव के उत्तराधिकारी को पेंशन सुनिश्चित करके बिठूर भेज दिया था? तो उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। इन्होंने मराठा साम्राज्य को अधिग्रहण कर लिया, बाजीराव के उत्तराधिकारियों को पेंशन सुनिश्चित करके बिठूर भेज दिया है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया है? तो मराठाओं ने किया। सबसे ज्यादा नाक में दम किया है किसने? मराठाओं ने अंग्रेजों की। सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? मराठाओं के द्वारा किया गया है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थी? लॉर्ड हेस्टिंग थी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब है? तो 1817 से 1818 में हुआ है। 1817 से ये हुआ है 1818 के बीच में हुआ है। इसके समय बंगाल या अंग्रेजी गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे? क्यों हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीति, लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीति कारण तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही किसने की है? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने की है। तो पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की है लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय शुरू हुई थी? तो ये बाजीराव प्रथम के समय हुई थी। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में बाजीराव प्रथम के समय हुई है। फिर आते हैं मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई प्रमुख संधियां। मराठाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कुछ संधियां हुई हैं। पहली संधि, वर्ष और उनके संधिकर्ता। पहले हुई है सूरत की संधि, 1775 में हुई थी। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। रघुनाथ राव को पेशवा बनना था, तो अंग्रेजों ने संधि कर ली कि हम बनाएंगे तुम्हें पेशवा। तो सूरत की संधि हुई है 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। सालवाई की संधि 1782 में हुई है। सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सालवाई की संधि 1782 में हुई है। सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई है। बसिन की संधि 1802 में हुई है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई है। तो ये कौन थे? बसिन की संधि हुई है 1802 में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई है। देवगांव की संधि 1803 में हुई है, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। देवगांव की संधि हुई है 1803 में, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। फिर आती है सुरजी अर्जनगांव की संधि। ये 1803 में हुई है, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जनगांव की संधि 1803 में हुई है, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई है, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई है, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। नागपुर की संधि 1816 में हुई है, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। नागपुर की संधि कब हुई है? 1816 में हुई है, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई है, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। सिंधिया के बीच में दो हुई हैं, एक 1803 में हुई थी सुरजी अर्जनगांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, और दूसरी हुई है ग्वालियर की संधि
1817 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। ऐसी भोसले के साथ देवगांव की संधि 1803 में हुई थी और नागपुर की संधि 1816 में हुई है भोसले और अंग्रेजों के बीच में। फिर आते हैं हमारी पुणे की संधि, ये 1817 में हुई है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पूना की संधि कब हुई है? 1817 से बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई है। और आती है फिर मंदसौर की संधि, 1818 में हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि 1818 में हुई, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। इसके साथ हमारा टॉपिक आज का होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।